नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है पिता की मौत के बाद उनकी वसीयत सुनकर बेटे बहुओं के पैरों तले जमीन खिसक गई। शंभुनाथ जी और उर्मिला जी के 4 बच्चे थे। 2 बेटे और 2 बेटी से भरा पूरा परिवार था। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। शंभुनाथ जी का अच्छा खासा व्यापार चल रहा था और उसी के बलबूते पर वो इतना बड़ा परिवार भी चला रहे थे। परिवार में पत्नी, बच्चों के अलावा माता पिता और 2 बहनें भी थीं। दोनों बहनें काफ़ी छोटी थीं। घर में सुख समृद्धि थी। दोनों बहनें भी अब बड़ी हो रही थीं और उन्हें उनकी शादी करनी थी। उनके पिताजी खराब सेहत के चलते व्यापार पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। अक्सर घर पर ही रहते थे। छोटी बहनों रेवती और रमा के लिए रिश्ते देखे जा रहे थे, पर अभी तक कोई बात नहीं बनी थी। दरअसल पिताजी की तबीयत को देखते हुए दोनों अपने गांव में ही शादी करना चाहती थीं, ताकि उनकी सारी संभाल कर सकें। आखिर गांव में ही उनके लिए रिश्ता मिल गया। रेवती का ब्याह रघुनाथ और रमा का ब्याह नारायण के साथ तय हो गया। दोनों की शादी एक साथ ही करनी थी, क्योंकि पिताजी ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहने वाले थे और वो अपनी आंखों के सामने अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहते थे। शंभुनाथ जी ने पत्नी के साथ मिलकर ब्याह की सारी तैयारियां कर ली और अब ब्याह के दिन नज़दीक आने पर उनके हाथ पैर फूल रहे थे। बार बार अपने पिताजी से पूछ रहे थे कि सब सही तो है ना, कुछ कमी तो नहीं रह गई। उनके पिताजी बहुत खुश थे। आज बेटा उनकी जिम्मेदारी निभा रहा है। दोनों बहनों की बारातें आई, सबका स्वागत हुआ। बड़ी धूमधाम से दोनों का ब्याह हुआ। दोनों उसी गांव में थी तो आती रहती थी और अपने माता पिता को संभालती रहती थी। उर्मिला जी अपने चारों बच्चों को देखभाल करती थी। जब कोई भी बच्चा बीमार होता तो कभी रमा आ जाती तो कभी रेवती खाना बना जाती थी। उन्हें जब भी अपने मायके जाना होता था तो दोनों बहनें पीछे से घर को संभाल लेती थीं। रेवती और रमा बहुत ही अच्छे स्वभाव की थीं। उनकी भाभी उनसे हमेशा ही खुश रहती थी। एक दिन पिताजी की तबीयत अचानक और ख़राब हो गई। रमा और रेवती तुरंत ससुराल से आ गईं। अपनी बेटियों को देखकर ही पिताजी ने अंतिम सांस ली। चारों बच्चे छोटे थे तो दोनों बहनों ने आने जाने वालों की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। कुछ समय बाद रमा और रेवती के भी बच्चे हो गए। वो भी व्यस्त रहने लगी और अब उनका मायका आना भी कम हो गया। अब तो माँ बुलावा भेजती थी तभी दोनों बहनें आ पाती थीं। इधर शंभुनाथ जी के बच्चे भी बड़े हो रहे थे। चारों बच्चे पढ़ाई में लग गए। दोनों बेटे सुरेश और दिनेश पढ़ने के लिए शहर जाना चाहते थे, पर उर्मिला जी भेजने को तैयार नहीं थीं। दोनों ने अपनी बुआ को बुलाया और उन्होंने पढ़ाई का महत्व समझाया। शहर भेजने से बच्चों को मनचाही नौकरी मिल जाएगी, बच्चे खुश रहेंगे और नई दुनिया देखेंगे। तब जाकर वो तैयार हुई और दोनों बेटों को उच्च शिक्षा के लिए शहर चले गए। गांव में रहकर दोनों बेटियां शीला और सुशीला ने अपनी सामान्य पढ़ाई कर ली। वो दोनों भी अपनी बुआ से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थीं। दोनों अपनी बुआ रमा जी और रेवती जी को बहुत मानती थीं। घर में छोटा सा भी कार्यक्रम हो तो बुआओं के बिना नहीं होता था। वो आती भी थीं और सारा काम निपटा कर भी चली जाती थीं। सुरेश और दिनेश की पढ़ाई पूरी हो गई थी और दोनों भाइयों की शहर में अच्छी नौकरी लग गई थी। अब उनका भी ब्याह करना था। सुरेश बड़ा था और दिनेश छोटा, पर उनकी दादी की इच्छा थी जिस तरह दोनों बेटियों को एक साथ घर से विदा किया, उसी तरह दोनों पोतों की भी शादी एक साथ ही की जाए। अब उनकी भी उम्र हो गई थी, वो बीमार रहने लगी थी। शंभुनाथ जी को रिश्ते तलाशने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। शहर में ही एक साथ पढ़ते हुए दोनों ने अपने लिए लड़की चुन रखी थी और वो भी नौकरी करती थी। सुरेश की शादी राधा से और दिनेश की शादी रेखा से हो गई थी। दोनों अपनी पत्नियों को लेकर शहर जा रहे थे। उर्मिला जी का रोकर बुरा हाल था। सोचा था 2 बेटे हैं, दोनों बहुएं साथ रहेंगी, पर दोनों ही बेटे छोड़कर जा रहे हैं। रमा जी और रेवती जी ने अपनी भाभी को समझाया कि अब नौकरी है तो बच्चे जाएंगे ही, भाभी दिल छोटा मत करो, हम दोनों तुम्हारे साथ सदा बने रहेंगे। शंभुनाथ जी की माँ बिस्तर पर थी और उन्हें लेकर बार बार शहर के अस्पताल के चक्कर लगा रहे थे। दोनों बहनें बराबर अपने भाई का साथ दे रही थीं। सुख या दुख उसमें हाजिर खड़ी रहती थीं। ऐसे में हर पिता को बेटों का सहारा चाहिए होता है, पर शहर में रह रहे बेटों के पास गांव के घर की दुख तकलीफ़ों के लिए समय नहीं था। उन्होंने कई बार कहा कि वो उन्हें अपने शहर बुला लें और अपनी दादी को वहां रख कर उनका इलाज करवा लें,
पर दोनों ने ही हामी नहीं भरी। राधा और रेखा खुद भी नौकरी करती थी तो वो नहीं चाहती थी कि ससुराल वाले उनके यहाँ आकर डेरा डालें। शंभुनाथ जी और उर्मिला जी को बहुत दुख हुआ, पर उन्होंने मन को समझा लिया। भाभी, आप चिंता क्यों करती हो, मैं हूँ ना, आपका हर कदम पर साथ दूंगी। माँ जल्दी से अच्छी हो जाएंगी, रमा जी बोलती थी। हाँ भाभी, हम दोनों के होते हुए आप किसी तरह की फिक्र नहीं करो, रेवती जी ने भी भरोसा दिलाया। सबकी सेवा और उचित इलाज के बावजूद उनकी मां को बचाया नहीं जा सका। सुरेश और दिनेश दोनों पत्नियों के साथ आए, पर बस मेहमान बनकर रहे। घर का सारा काम रमा जी, रेवती जी और शीला और सुशीला ने संभाला। 12 दिन बहुएं तो लैपटॉप में ही काम करती रहीं और 13वीं होते ही दोनों वापस शहर चली गईं। इसके कुछ समय बाद शीला की सगाई हो गई और उसकी शादी हो गई। शादी के समय भी बेटे बहू मेहमान की तरह आए और चले गए, जबकि दोनों बुआओं ने घर का बाहर का लेन देन का भगत का हर तरह का काम निपटाया था। दोनों को सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली थी। अब दोनों थकने भी लगी थी, उम्र भी हो गई थी। शीला पर भी अपनी बुआओं का असर था और ससुराल वाले भी अच्छे मिले थे। जब भी उर्मिला जी की तबीयत खराब होती तो वो दौड़कर चली आती और अपना फर्ज निभाती थी। शीला को भी पढ़ाई पूरी हो गई थी, अब उसकी शादी के लिए लड़का देखना था। शंभुनाथ जी ने दोनों बेटों से कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। पिताजी, हमें हमारी नौकरी से ही समय नहीं मिलता है तो हम लड़का क्या ढूंढेंगे। वैसे भी सुशीला आपकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। ब्याह होगा तो बता देना, हम आ जाएंगे। बेटों के मुंह से इतनी कड़वी बातें सुनकर वो हैरान थे, पर बेटों से कुछ कह नहीं सकते थे। लगातार व्यापार और घर बाहर की जिम्मेदारी संभाले हुए अब वो थकने लगे थे। पहले की तरह अब उनसे काम नहीं होता था। अब सुशीला घर के व्यापार में अपने पिता की मदद करने लगी। इतना लंबा चौड़ा व्यापार था, बहुत जल्दी उसने बहुत कुछ संभाल लिया। सुशीला को काम करते देख शंभुनाथ जी और उर्मिला जी को गर्व होता था कि जो काम बेटों का था वो अब बेटी कर रही है। वो जब शादी की बातें करती तो वो कहती थी, पिताजी कर देना, इतनी जल्दी क्या है। शंभुनाथ जी हंसने लगते थे और एक रात वो अच्छे भले सोए थे पर सुबह उठे ही नहीं। घर में मातम पसर गया और दोनों बेटे भी आ गए। दाह संस्कार के साथ बाकी सारे भी काम हो गए। अगले दिन वकील बाबू भी आ गए। उन्हें वहां देखकर सबको आश्चर्य हुआ। आखिर वकील बाबू किस लिए आए हैं, कहीं पिताजी कोई वसीयत तो लिख कर नहीं गए हैं। सबका शक सही निकला। सुरेश और दिनेश की आंखें चमक गई। आखिर पिता की जायदाद के असली वारिस तो बेटे ही होते हैं। राधा और रेखा के चेहरे पर भी खुशी की लहर थी। वकील बाबू ने वसीयत पढ़नी शुरू की। मैं शंभुनाथ अपने पूरे होशो हवास में अपनी जायदाद का बंटवारा कर रहा हूँ। मेरे बाद मेरी जायदाद की वारिस मेरी पत्नी उर्मिला होगी, पर वो मेरे द्वारा किए गए बंटवारों को बदल नहीं सकती है। मौत का कुछ पता नहीं, वो कभी भी आ सकती है। इसलिए मैं अपनी जायदाद के 4 हिस्से कर रहा हूँ। ओह, तो पिताजी अपनी जायदाद बहनों में भी बांट कर चले गए, दोनों बेटों ने मन ही मन सोचा। वकील बाबू आगे पढ़ रहे थे। पहला हिस्सा मेरी बहन रेवती को मिलेगा, दूसरा हिस्सा रमा का, तीसरा हिस्सा शीला का और चौथा हिस्सा सुशीला का होगा। ये सुनते ही सुरेश और दिनेश के पैरों तले जमीन सरक गई। पिताजी ऐसे कैसे कर सकते हैं, जायदाद तो बेटों को मिलती है। तभी फिर से आवाज़ गूंजती है, मेरी दोनों बहनों ने मेरे हर सुख और दुख में सहारा दिया है। उन्होंने मन से अपने माता पिता की बहुत सेवा की है। ये जायदाद मुझे अपने पिताजी से मिली है तो मेरी बहनों का भी इसमें हिस्सा बनता है। दोनों बहनों ने घर के प्रति अपनी हर जिम्मेदारी निभाई है। उन्होंने बीमारी, दुख, तकलीफ़ों में कभी मुंह नहीं मोड़ा। घर की बेटी होने का पूरा फर्ज निभाया, तो उन्हें उनका हक मिलना ही चाहिए। रमा और रेवती इस घर का मजबूत आधार स्तंभ बन कर रही हैं। मैं रमा और रेवती को उनका हक दे रहा हूँ। मेरी बेटी शीला भी अपनी बुआ की तरह है। उसने शादी के बाद भी मायके के प्रति अपने सारे फर्ज निभाए हैं, तो उसका भी बराबर का हक बनता है। मेरी बेटी सुशीला ने उस समय मेरा साथ दिया जब मैं व्यापार से थकने लगा था। मुझे सहारे की ज़रूरत थी। उसने मेरे साथ दिन रात मेहनत किया और अब आगे भी व्यापार वो ही संभालेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि रमा, रेवती, शीला तीनों मिलकर किसी अच्छे घर में सुशीला का ब्याह करवा ही देंगी। मैं अपने दोनों बेटों को अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ, क्योंकि मेरे बेटों ने कभी दुख में मेरा साथ नहीं दिया। जब भी मैंने उनसे मदद मांगी, किसी काम के लिए कहा, तो दोनों ने इनकार कर दिया।
जिसने जिम्मेदारी नहीं ली तो उसे हक भी नहीं मिलेगा। जो फ़र्ज़ बेटों का होता है वो फ़र्ज़ मेरी बहनों और बेटियों ने निभाया है, तो शहजाद की असली वारिस यही चारों हैं। मुझे कहने की और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है मेरी बहनें और मेरी बेटियां मेरी पत्नी की अच्छे से देखभाल करेंगी, उसे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देंगी। शंभूनाथ जी की वसीयत सुनकर दोनों बेटों के होश उड़ गए। वो अपनी माँ के पास जाकर बोले, माँ, पिताजी तो हमारे साथ में अन्याय करके चले गए, ये तो गलत है। उर्मिला जी ने अपने आंसू पोंछे और कहा, तुम्हारे पिताजी ने कोई अन्याय नहीं किया। जब भी हमें तुम दोनों की ज़रूरत थी तुमने आने से मना कर दिया, जिम्मेदारी उठाने से मना कर दिया। इस जायदाद का बंटवारा अकेले उन्होंने नहीं किया है, हम दोनों ने मिलकर किया है। तेरी बुआ और बहनें हमेशा मेरे साथ खड़ी रहीं, जो कि पराए घर जा चुकी थीं, पर तुम दोनों तो अपने होकर भी पराए हो गए थे। उन्होंने जिम्मेदारी निभाई है, अधिकार भी तो उसका ही होगा। कहीं कुछ गलत नहीं है, कहीं कोई अन्याय नहीं हुआ है। मुझे तुम दोनों की ज़रूरत नहीं है, इनके जो भी काम करने होंगे मेरी बेटियां कर लेंगी। तुम दोनों सही कहते हो, पिता की जायदाद के बेटे ही वारिस होते हैं, क्योंकि वो पिता का हर काम में हाथ बटाते हैं, पिता की जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। जब यही काम बहन बेटियां करें तो वो भी वारिस हो सकती हैं। सुरेश और दिनेश के चेहरे उतर गए, क्योंकि उनकी माँ कुछ गलत नहीं कह रही थी। पूरा गांव इस अनोखे बंटवारे की चर्चा कर रहा था। दोस्तों, जो अपने कर्तव्यों को पूरा करेगा अधिकार भी उसे ही मिलेगा। जायदाद का वारिस कोई भी हो सकता है, बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं है। आजकल बेटियां वो हर काम कर रही हैं जो सभी सिर्फ बेटे किया करते थे। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।